दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मैं और मिसेस जोशी। सांझ के कंधे से फिसलता सूरज चाहे समंदर के अंतहीन किनारे में डूबे या पहाड़ की किसी नुकीली चोटी के पीछे दुबक जाए, दिन और रात के फेरे में उसका छुपना तय है। मैं कभी कभी झांक कर देखना चाहता हूं कि ये छुपना क्या है, दुनिया की नजरों से ओझल होना या खुद को तलाश लेना। और इंसान क्या खुद की तलाश में ही छुपता है? देवदत्त जी, मुझे लगा ही था कि आप यहां बैठे होंगे, कहते हुए मिसेस जोशी मेरे बगल में आकर बैठी तो होश आया कि मैं कब से यहां था। ओल्ड एज होम के बारामदे में सफ़ेद सीढ़ियों पर उकड़ू बैठा गुलमोहर की डालियों से छनती छांव देखता हुआ। आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैंने पूछा तो उन्होंने चाय का कप आगे बढ़ा दिया। ओहो, आप फ़ोन करके बुला लेती ना, मैं ही चला आता मेस में। आप नाहक परेशान हुई। वो मेरे कुर्ते की मुड़ी बाजू खोलने का इशारा करते हुए बोली, मच्छर कटवाने का बड़ा शौक ठहरा आपको, हर रोज बोलना पड़ता है। आई कांट बिलीव कि 63 की उम्र में कोई इतना लापरवाह हो सकता है। 62.5 मैंने कहा तो मुस्कुराकर उन्होंने गर्दन झटक दी। बंद गले की कुर्ती का गुलाबी रंग उनके चेहरे पर छिटक आया। बीते कुछ दिनों से मैं उनको ज्यादा नोटिस करने लगा था। आज भी निगाह बार बार उनकी कलाई में पड़े कांच के कंगन पर जा रही थी। बाल मोड़कर ऊपर क्लच किए थे उन्होंने और बड़ी पलकों के किनारे काजल खींचा हुआ था। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे थे? इस महीने भी वीजा नहीं हो पाया क्या? आखिरी घूंट भरते हुए उन्होंने पूछा तो मैंने ना में गर्दन हिला दी। बीते 6 महीनों में चौथी दफा ये ना कही थी मैंने। सिडनी का वीजा लगना था मेरा। चेतन, मेरा बेटा, वहीं रहता था ना अपने परिवार समेत। साल में एक बार इंडिया आता था। इस दफा मेरे रिटायरमेंट पे आया तो मैंने उससे कहा था कि यहीं बस जा बेटा, रिटायरमेंट के बाद अकेला रहना भारी लगता है। जवाब में उसने अलग पेशकश रख दी, आप ही वहां चलिए ना। मैंने हाँ कहा और वो मुझको 2 महीनों के लिए यहाँ इस मयूर विहार के ओल्ड एज होम में छोड़ गया था। कहा था कि पापा डोंट वरी, जल्दी जाने का इंतज़ाम हो जाएगा। 2 के 3 महीने हुए, फिर 4 और अब 6 महीने हो गए थे। सच बताऊं तो मैं कभी अपना देश, अपना शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो तो फैमिली के साथ रहने का लालच था बस, वरना यहाँ की मिट्टी, ये अपनापन, यहाँ के लोग वहां थोड़े मिलेंगे। दुखी हैं आप? मिसेस जोशी ने पूछा। मैं 2 पल चुप हो गया, मन टटोलने लगा। नहीं, आपने दुखी होने वाली आदत छुड़ा जो दी है, मैंने कहा तो वो निचला होंठ दबाकर हौले से हंस दी। शाम के डूबते अंधेरे में जैसे हौले से दूज का चांद चमक गया हो। इस दफा मैं वाकई दुखी नहीं था, बल्कि जरा जरा सा खुश था कि मिसेस जोशी के साथ गुजारने के लिए जरा सी और मोहलत मिल गई थी मुझे। कितनी अजीब बात थी, मैं जहां से जाने की बाट जो होता था वहीं रुकने में अब मन लगने लगा था। हाँ, मिसेस जोशी वजह थी रुकने की, लेकिन हम उम्र दोस्तों से भी मोह हो गया था। मेस में लंच डिनर का बेसब्री से इंतजार करने वाला हरीश तो लगता जैसे बरसों पुराना यार हो। ग्लास भर भर ठंडा पानी गटकने वाला सुबोध, वो भी। कोने में बैठे पत्नी संग अपनी सेल्फी लेने वाले गुप्ता जी, उनसे बल्कि सबसे एक अलग सा बंधन जुड़ गया था। इसीलिए इस बार न सोग मनाया, न पूरे महीने भर चेतन पर दबाव डाला। डिनर नहीं करना क्या? मिसेस जोशी ने कंधा थपकाते हुए पूछा। करना है, आप बैठिए, मैं परोस लाता हूँ, कहते हुए मैं हथेली टिकाकर उठा और जाम हो चुके घुटनों पर हौले हौले दबाव बनाते हुए खाने वाली मेज तक चला गया। आश्रम में जब मेरा पहला दिन था तो वो ही मेरे लिए प्लेट लगाकर लाई थी। मैं यहीं सबसे कोने वाली कुर्सी पे बैठा था, एकदम गुमसुम सा। वो सामने प्लेट रखते हुए बोली, खाली पेट मन भटकेगा, अच्छे से खा पी के सोग मनाइए। मैंने चढ़कर उनकी ओर देखा था, लेकिन उन्हें जैसे फर्क ही नहीं पड़ा था। अगली शाम फिर से मेरे सामने चाय का कप और एक सवाल था। अच्छा, दुखी क्यों थे कल? तो ये क्या खुश होने की जगह है? खुश हूं कि बेटा यहाँ छोड़ गया, बोला 2 महीने बाद ले जाऊंगा। मेरी झल्लाहट को नजरअंदाज करके तसल्ली से कप के बैंगनी फूल देखते हुए उन्होंने पूछा था, यहाँ कौन खुशी से रहने आता है? आपके पास तो जाने की उम्मीद है, वरना यहाँ कितने हैं जिनको इंतजार भी नहीं है।
वो लाल बालों वाले गोवर्धन जी को देख रहे हैं? बेटा दिल्ली घुमाने लाया था और छोड़ गया। कहते हुए वो चुप रही थीं बहुत देर तक। और मैं अपने जैसे लोगों को देखकर सोचता रहा था कि दुनिया में पहला ओल्ड एज होम क्यों बना होगा? कौन वो पहली निर्मोही औलाद होगी जो माँ बाप को धोखा देकर भाग गई होगी? पहली दफा छोड़े गए माँ बाप के सीने पर भी पहाड़ टूटा होगा ना? खैर, हालात धीरे धीरे अपना आदी बना ही लेते हैं। यहाँ के लोग इस सच को अपना चुके थे। साथ हंसना, एक दूसरे के आंसू पोंछना, कोई नया आए तो उसके लिए माहौल सहज बनाना, कभी कभी घूमने जाना। आज शाम भी सारे लोग आउटिंग पे गए थे। लाजपत नगर फूड कोर्ट के ओपन एरिया में हम सब झुंड बनाकर बैठे थे। लंबी मेज के किनारे वाली सीट पर मिसेस जोशी बैठी थीं और ठीक सामने मैं। मेन्यू पढ़कर मेरी ओर सरकाते हुए वो बोली, एक कोल्ड कॉफी और फ्रेंच फ्राइज। उनके साथ ही बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी चॉइस बताई। थोड़ी देर में ऑर्डर आ गया। वहां आने जाने वाले लोग हम सीनियर सिटीजन की फौज देखते हुए जा रहे थे। कोई मुस्कुराता तो जवाब में हम भी हाथ हिला देते, कोई हौले से हंस देता तो भी। मैं कॉफी का आखिरी सिप गटक रहा था कि तभी चेतन का फोन आया। पापा कहाँ हैं? उसने पूछा। बाहर आए थे घूमने, मैंने होंठ पोंछते हुए कहा। ओके, तो मेरी तरफ से आइसक्रीम भी खा लीजिए, आपका वीजा हो गया। उसकी आवाज जाने फोन से छलकी या मेरे बुदबुदाते होंठ मिसेस जोशी ने पढ़े, नहीं मालूम। लेकिन मैंने अपने मन की उदासी उनकी आंखों में देख ली। बस से उतरकर हम आश्रम की तरफ जा रहे थे। बाकी साथी जरा आगे हो गए थे। मैं और मिसेस जोशी सबसे पीछे, दोनों साथ मगर चुप। कभी कभी चुप रहना ऐसा होता है जैसे दो पंक्तियों के बीच की खाली जगह जिसमें बहुत कुछ कह दिया गया हो। सांसों के बीच सहमा सा अंतराल जिसमें सिवैयों सी बारीक आहें भर ली गई हों। कब जाना है सिडनी? आश्रम के गेट पर पहुंचते हुए मिसेस जोशी ने पूछा। देखो, महीना तो लग जाएगा। कहते हुए मैंने उनको देखना चाहा, लेकिन रोशनी मध्यम थी। फिर तो छोटा साथ बचा है हमारा। उनकी आवाज कहीं बहुत भीतर जाकर चुभी, दिल की सारी परतें भेद कर, एकदम भीतर। मन की पीर कोई दूजा बांचे तो तेज चुभती है। मेरे भी चुभी। जाने अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मैंने कहा तो वो फौरन बोली, तो फिर मना कर दीजिए ना। मैं मजबूर हूं। आप नहीं समझेंगी कितनी लायबिलिटी है मुझ पे। मैंने कहा तो वो बस जरा सा करके रह गई। उम्र हमें कितना हिचकना सिखाती है और बचपन कितना बेपरवाह होता है। जो जी में आया कर गए, फिर चाहे कोई नाराज हो या दुखी हो। और लोग फजूल में बचपन और बुढ़ापे को एक जैसा कहते हैं। अगर एक होते तो मैं अभी चेतन से फोन करके कह देता कि मुझे नहीं आना। रात भर मुझे नींद नहीं आई और सुबह आंख बड़ी देर में खुली। 8:30 बज रहे थे। फटाफट फ्रेश होकर मैं सीधे मेस में चला आया। सभी लोग आ चुके थे। मैं चुपचाप आकर कोने में बैठ गया। मिसेस जोशी मेरे सामने पोहा चाय रखते हुए बोली, मूड क्यों उखड़ा है? नहीं तो, मैंने कहा कि तभी खांसी आने लगी। वो मुस्कुरा दी। जान गई थी कि मैं झूठ बोल रहा था। मेरी पीठ थपथपाते हुए पूछा, चेतन से मना कर दिया क्या आपने? नहीं, लेकिन गुस्सा आ रहा है उस पर। ये सब पहले करना चाहिए था ना। मेरे लिए आसान है क्या यूं बार बार एडजस्ट करना? यहां भी कितना टाइम लगा था। मैं कहता रहा और वो हाँ, हूं, अच्छा, ठीक जैसे जवाब देती रही। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, मैंने पूछा। बात सिर्फ एडजस्ट करने की है तो 4-5 महीनों में कर ही लेंगे, है ना? कहकर उन्होंने खाली प्लेट्स उठाई और चली गई। कुछ काम ही रहा होगा, वरना यूं मुझे छोड़ के जाती नहीं। मैंने खुद को तसल्ली दी। दुनिया का सबसे आसान काम है खुद को गलतफहमी में रखना और सबसे मुश्किल उसे बनाए रखना। हफ्ता या 10 दिन गुजरे होंगे। शाम को हम फिर घूमने जा रहे थे, अक्षरधाम। बस की अगली सीट पर बैठा मैं मिसेस जोशी का इंतजार कर रहा था। बार बार गेट से झूलकर झांकता कि वो आ रही हैं या नहीं। कई दफा झांकने के बाद वो दिखी। मैंने फौरन अपने बगल वाली सीट पर हाथ फैराकर उसे साफ किया। वो चढ़ी और पीछे कुछ तलाशने लगी।
मैं गर्दन उठाए उनको देखता रहा, लेकिन वो कदम कदम नापती सीधे चली गई। मिसेस जोशी, मैंने पुकारा था, हाँ यकीनन पुकारा था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, या मैं ही ढंग से आवाज नहीं लगा पाया उन्हें, अपने साथ रहने की दरखास्त नहीं कर पाया। नजरों के करीब रहने वालों का दूर होना तकलीफ देता है। ऐसा नहीं था कि मिसेस जोशी ने बात करना बंद कर दिया हो या सामने ना आती हो। वो मिलती थी मुझसे, बातें करती थी, लेकिन सबके साथ। मेरे और उनके बीच का संवाद जैसे मौन हो गया था। मैं अकेले कहीं बैठा होता तो वो देवदत्त जी यहाँ के बैठिए ना कह के आवाज देती, मुझे लोगों के बीच बुलाती, जबकि मैं चाहता था कि वो पहले की तरह चाय का प्याला लेकर मेरे पास चली आए, चाय के रंग से लेकर उम्र के ढंग तक सबकी बात करें। वो दोबारा पुकारती और मैं चुपचाप भीड़ का हिस्सा बन जाता, देखता रहता उन्हें। वो भी आंखों के किनारों से देखती और फिर नजरें फेर लेती। एक दोपहर हम ग्राउंड फ्लोर वाले लोग लॉबी में टीवी देख रहे थे। रिमोट जिसके हाथ में जाता चैनल बदल जाता, कभी न्यूज, कभी नाटक, कभी गाने। अगली दफा किसी ने बटन दबाया तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पे रुका। देवानंद की फिल्म आ रही थी। मैंने फटाफट मिसेस जोशी को फोन मिलाया। अरे नीचे लॉबी में आ जाइए, आपके देवानंद की फिल्म आ रही है, हम दोनों। कॉल रिसीव होते ही मैंने कहा, इतनी दफा तो देख चुकी हूं, आप लोग देखिए, कह के उन्होंने कॉल काट दी। मैं हाथ में मोबाइल लिए बैठा रहा। मैं देवानंद की फिल्म 20 बार देख सकती हूं, वो अक्सर कहती थी। फिर अब क्या हुआ? ये अनमनापन, ये उखड़ा मिजाज क्यों? वो भी मुझसे। जानती थी ना कि मैं चला जाऊंगा कुछ रोज बाद। फिर भी जानते हैं बिछड़ने से पहले सबसे कीमती क्या लगता है? साथ गुजारा वक्त, अशरफियों की तरह जुटाई यादें। सिडनी में ये यादें ही तो होंगी मेरे साथ, जो बादलों से भरी बूंदों की तरह उन्हें मेरे पास ले आएंगी। शाम से फुहारें पड़ रही थीं। सारे लोग बाहर निकलकर बरामदे में आ गए थे। मैं सबसे आगे था। हवा के झोंके से फुहार बार बार मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कभी कभी इतनी तेज कि चश्मे पर बूंदें ठहरती और मैं उनको पोंछ देता। आप जरा पीछे खिसक कर बैठ जाएं, मिसेस जोशी की आवाज थी। सच कितना अच्छा लगा था उनका यूं मेरे लिए फिक्र करना, मैं बता नहीं सकता। मैं मुस्कुराकर पीछे खिसक गया, ठीक उनके बगल। आप चुप क्यों रहने लगी हैं आजकल? मैंने उनको देखते हुए कहा। वो चुपचाप सामने देख रही थीं, अपलक, जाने हवा से कांपती पेड़ की पत्तियों को, या गेट पर लगे लैंप पोस्ट को, या सामने से गुजरती सड़क के पार दूर हरे रंग के बोर्ड वाले बस स्टैंड को। मिसेस जोशी, मैंने फिर पुकारते हुए कहा। नाराज हैं क्या मुझसे? इस दफा उन्होंने सुना और गहरी सांस लेते हुए बोली, नाराजगी, प्यार, गुस्सा, मोह, अब इन बातों के क्या मायने देवदत्त जी? नाराज नहीं हूं मैं, बस कोशिश कर रही हूं कि क्या? मैंने फौरन पूछा कि कल को जब आप चले जाएं तब भी बिना तकलीफ के रह सकूं, शाम की चाय का स्वाद फीका न लगे, किसी की फिक्र करने का दिल ना करे, आसान रहे आपके बगैर रहना। कहकर उन्होंने पलटकर मुझको देखा तो दिल बैठ गया। आंखों में एक सहमा सा नन्हा ख्वाब था जिसे अभी रोपा गया हो, अभी अंकुर फूटे हों और उसे बता दिया गया हो कि पनपना तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हें मिट्टी में मिल जाना होगा। पगडंडियां बनाई नहीं जाती, कदमों की आवाजाही से वो बन जाती हैं अपने आप। ये प्रेम भी तो ऐसा ही होता है ना, सूखे सपाट मन पर खुद ब खुद बने किसी रास्ते जैसा। मेरे मन पर भी एक ऐसी ही पगडंडी थी और आने जाने वाले कदम मिसेस जोशी के थे। सुबह सुबह पार्क की एक बेंच पर बैठा मैं कभी लोगों को देख रहा था, कभी कलाई में बंधी पुरानी सिल्वर चेन वाली घड़ी को। भारतीय समय के हिसाब से चेतन आज शाम यहाँ पहुँच जाएगा। कुछ दिनों तक सब कुछ समेटने की तैयारी होगी और फिर किसी सुबह मुझको लेकर उड़ जाएगा वो, अपने वतन, अपने लोगों को पीछे छोड़कर पराए मुल्क। कैसे रहूंगा मैं वहां उस अजनबी एहसास के साथ? कल परसों फोन पर चेतन ने कहा था कि यहाँ की लाइफस्टाइल काफी अलग है, यू विल हैव टू एडजस्ट हियर। मैं पूछ नहीं पाया कि हैव टू का मतलब क्या।
अगर नहीं कर पाया तो क्या लोग खिल्ली उड़ाएंगे मेरी? उसको झेप महसूस होगी? ये सवाल शाम तक मन में घुमड़ते रहे। चेतन आ चुका था। मैं उसके संग विजिटर रूम में बैठा था। सारे संगी साथी उससे मिलने आ रहे थे। कुछ उसकी तारीफ करते, कुछ अपनी औलाद का रोना रो जाते। मैं मिसेस जोशी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। बहू और पोते का हालचाल पूछते हुए मैंने वो परसों वाली बात छेड़ दी। अच्छा, तू बोल रहा था कि यहाँ और वहाँ की लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। वो कुछ कहता कि उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। मैसेज पढ़कर खट खट कुछ टाइप करते हुए बोला, हाँ थोड़ा एडजस्ट करना होगा आपको। और नहीं कर पाया तो? मेरे सवाल पर कुछ अजीब सा रिएक्ट किया उसने। होंठ गोल करके एक सांस छोड़ी और फिर उठकर टहलते हुए बोला, एडजस्ट तो करना पड़ता है पापा, आपने यहाँ भी किया ना? मैंने धीमे से कहा, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, क्यों ना मैं यहीं रह जाऊँ? What is this पापा? वो दोनों हथेलियां घुमाते हुए बोला, ये आप अब कह रहे हैं? मैंने कहाँ कहाँ बात की, लोगों का एहसान लिया। दिस इज रियली वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मैं सन्न रह गया। उसे लोगों के एहसान की फिक्र थी और इस बात की नहीं कि मैं क्यों यहां रुकना चाहता था। अच्छा, और वो क्या था जो मैंने किया? मैंने तड़प कर पूछा। सिफारिश करके तेरी जॉब लगवाई थी और तू छोड़ के चला आया था। त्रिवेदी जी की बेटी से एंगेजमेंट तोड़ दी थी। मैंने माफी मांगी उनसे। मेरी आवाज अटकने लगी थी। चेतन मेरे सामने जमीन पर बैठ गया। बोला, वो मेरी खुशी थी पापा, और ये मेरी खुशी है चेतन। मैंने उसके बालों पर अपना कपकपाता हाथ रख दिया। अकेलेपन में कौन सी खुशी है? वहां फैमिली है, यहां कौन है आपका? उसने पूछा। एक गहरी सांस भरकर मैंने खिड़की के बाहर अपने शहर का आसमान देखा। लॉबी में मंडली जमाते साथी देखे। उनमें मिसेस जोशी को तलाशते हुए कहा, रह जाने देना यहीं, और वहां जो इंतजार कर रहे हैं उन्हें क्या कहूं? पूछते वक्त उसकी तेज निगाहें मुझ पर थीं। मैंने घबरा कर नजरें फेरी तो चौखट पर ठिठकी खड़ी मिसेस जोशी पर टिक गईं। रूठे हुए मन नजरों के सामने नहीं ठहरते, भाग जाते हैं। आधा घंटा हो गया था चेतन को बाहर गए। मिसेस जोशी भी दरवाजे पर नहीं थी। 2-4 मिनट और चेतन की राह देखकर मैं बाहर चला आया। रात हौले हौले लॉन में उतर रही थी। बरामदे में बल्ब की पीली रोशनी फैल रही थी। मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि निगाह चेतन पर पड़ी। खंबे से कंधा टिकाए खड़ा था वो, और उसके ठीक बगल में मिसेस जोशी। दोनों की पीठ मेरी तरफ थी। मैं वहीं रुक गया, सुनने लगा। मिसेस जोशी किसी अधूरी बात को पूरा करते हुए कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं चेतन। मैं भी करता हूं, तभी तो लेने के लिए चला आया। चेतन ने रुखाई से कहा, आई नो, लेकिन ये तो सोचो कि तुम्हारी खातिर वो चले भी गए और परेशान भी रहे तो? मिसेस जोशी के सवाल पर वो झल्लाते हुए बोला, एडजस्ट तो करना पड़ता है ना, यहां भी किया होगा ना। भगवान जाने वो क्या चाहते हैं। वो 2 मिनट चुप रही। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। एक उम्र के बाद बदलाव बेहद मुश्किल होते हैं बेटा। ही इज 62 and a half। एक जैसी जिंदगी जीने का आदी इंसान क्या चाहेगा? आई विश कि तुम समझ पाते कि एक ढलती उम्र का मन क्या चाहता है, तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं। कहते हुए वो उसका कंधा थपथपाकर चली गई। वाकई में क्या औलाद का मन समझना, उनकी खुशी को अपना मानना, ये सारा दारोमदार सिर्फ माँ बाप का होता है? हमेशा ये कहा गया कि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है, तो क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं कि माँ बाप की खुशी में खुश हो लें? हेलो, हाँ पापा नहीं आ रहे। तभी चेतन की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। वो मोबाइल पे बात कर रहा था। हाँ आई नो, मैं जिद करूंगा तो चले आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन रहने और जीने में अंतर होता है ना। उनको वहां लाकर कुढ़ाने के लिए तो नहीं रख सकते ना। वी शुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स ऑल्सो। उसकी आवाज हल्की भीगी। मेरा मन भी पसीज गया। बात खत्म करके मोबाइल जेब में रखकर वो पलटा ही था कि नजर मुझ पर पड़ी। फौरन उसने आंखों की नमी को दुबका लिया। भवें उचकाकर पूछा, कब से खड़े हैं? बस अभी,
मैंने कहा तो उसने झुककर मेरी हथेली थामी। उन्हें थपकाते हुए पूछा, साल में एक बार तो आया करेंगे ना आप? हाँ, और तुम भी आना परिवार समेत। कहते हुए मैंने उसको देखा। वो ज़रा सा मुस्कुराया, फिर मेरी ओर देखते हुए बोला, हाँ आऊँगा, आपसे मिलने, आपके दोस्तों से मिलने और मिसेस जोशी से मिलने। वादों की अदला बदली के साथ चेतन चला गया। जिंदगी वापस अपने ढर्रे पे आ चुकी थी। आश्रम के बारामदे की सफेद सीढ़ी पर बैठा मैं शाम में फिर से मिसेस जोशी को निहार रहा था और वो सामने गुलमोहर के लाल फूलों को। मिसेस जोशी, मैंने पुकारा। जी कहिए, वो बोली। आज आपने मुझे डांटा नहीं कि मैंने कुर्ते की बाजुएं मोड़ रखी हैं? मैंने कहा तो वो चुपचाप मेरे कुर्ते की बाह खोलते हुए कलाई तक लाईं और फिर हौले से अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में कसते हुए बोली, आप मुझे नाम से पुकारा करिए। नहीं, यही अच्छा लगता है मुझे। हाँ, आप चाहें तो मुझको मेरे सरनेम से पुकार सकती हैं। कह के मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यू कैन कॉल मी मिस्टर जोशी। ओके मिसेस जोशी। बस इतनी सी थी ये कहानी।